Good morning, students. In my previous class, I have already discussed about the most distinguishing man of letters in the history of English literature, who is no one other than the most representative writer of the second half of 18th century. Today, we will discuss about the most important critical work of Dr. Johnson, Preface to Shakespeare, in which he in which is considered as the landmark in the history of Shakespearean criticism. Being a neoclassical writer, he beautifully expresses the excellence and improvement areas of Shakespeare. But before starting this, Dr. Samuel Johnson expresses how to evaluate a piece of art or a piece of work. A वर्क मस्ट बी लॉन्ग लास्टिंग। अगर कोई वर्क ऑफ आर्ट है तो उसको जज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें ये पता करना होगा कि वो वर्क की ड्यूरेबल है या नहीं है, वो वर्क लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं। सेकेंडली, द पॉपुलैरिटी ऑफ द वर्क इज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। उस वर्क की जो पॉपुलैरिटी है वो टाइम के साथ बढ़ रही है या नहीं। एंड what is the condition of the work of art when it is compared with the other work। और जब उस वर्क ऑफ आर्ट को किसी दूसरे वर्क से कंपेयर किया जाता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। तो इन सब चीज़ों इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, एक वर्क ऑफ आर्ट को हम जज कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट इस वर्क में जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन माइन्यूटली एनालाइज द वर्क ऑफ शेक्सपियर। His criticism is very important to understand the modern criticism। इनका जो क्रिटिसिज्म है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जो क्रिटिसिज्म है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनके क्रिटिसिज्म को हम समझ जाते हैं तो हम विक्टोरियन एज और जो है मॉडर्न राइटर टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड के क्रिटिसिज्म को भी हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसा माना जाता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म करने में उन्होंने प्रेजुडिस रखा है, बट सच तो ये है कि 18th सेंचुरी में इससे अच्छा क्रिटिसिज्म किसी ने भी नहीं किया है शेक्सपियर के लिए। और इस वजह से his judgment about Shakespeare give him a unique place in the European literature। और उन्होंने शेक्सपियर का ऐसा क्रिटिसिज्म किया कि शेक्सपियर को उन्होंने यूरोपियन राइटर में सबसे ऊपर उठा दिया। नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। ये जो वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर was actually published in 10th October 1765 and it is a work of a great endeavor because it takes 9 years and it consists of 72 pages। ये जो वर्क है, इस वर्क में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर को डिफाइन किया है एज एन एडिटर और एज अ ड्रामेटिस्ट। एक्चुअली इट इज़ अ काइंड ऑफ एन ऐसे, ये एक ऐसे है जिसको क्या किया गया है, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जिसको 3 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है हमारा, उसमें जनरल एरियाज, मतलब शेक्सपियर के जो जनरल नेचर है, यानी कि शेक्सपियर का जो ग्रेटनेस है उसको उन्होंने बताया है, शेक्सपियर की खूबियों को बताया है। देन ही ब्यूटिफुली एक्सप्रेसेस द फॉल्ट्स। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करके जो शेक्सपियर के फॉल्ट्स हैं उसको भी उन्होंने गिनाया है। और लास्ट में जो तीसरा पार्ट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें उन्होंने वायलेशन ऑफ यूनिटीज, टाइम, प्लेस और एक्शन के बारे में बताया है। लेट्स डिस्कस। अब जो है हम लोग उनके जो जजमेंट है, जो क्रिटिसिज्म है, उसको वन बाय वन बहुत ही माइन्यूटली जज करते हैं। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि उनके टाइम में, जिस टाइम में डॉक्टर जॉनसन थे, कि जो ओल्ड राइटर्स हुआ करते थे, जो एंशियंट राइटर्स होते थे, उनकी तो बड़ी इज्जत होती थी, उनको तो लोग बहुत अच्छा मानते थे। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। और यही चीज़ शेक्सपियर के टाइम में भी हुआ करता था कि जब तक शेक्सपियर जिंदा थे उनको जो है जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, जो उनकी इज्जत मिलनी चाहिए थी, वो उनको नहीं मिला। और वो जो है उनको उनके मरने के बाद मिला। उनका ऐसा मानना था, डॉक्टर जॉनसन का ऐसा मानना था कि ये शायद इसलिए हुई क्योंकि शेक्सपियर ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही अजीब और बहुत ही बड़ा काम किया है, यूनिक काम किया है। उससे पहले एक्चुअली क्लासिकल रूल जो एरिस्टोटल ने दिया था, उसमें वो कहते हैं कि देयर शुड बी द कॉमेडी और ट्रेजेडी जो है ये
इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए। द कॉमेडी और ट्रेजेडी शुड नॉट बी मिंगल विथ ईच अदर। कॉमेडी और ट्रेजेडी को एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए। लेट्स डिस्कस व्हाट इज कॉमेडी। कॉमेडी जो है वो हमेशा लाफ्टर को प्रोड्यूस करती है, और जो ट्रेजेडी है वो हमेशा सीरियस एक्शन के बारे में डील करती है। ठीक है, कॉमेडी जो है वो हमेशा लोअर टाइप ऑफ पीपल जैसे क्लाउन है, फूल है, इसको डील करती है। और ट्रेजेडी जो है एक्सप्रेसेस बेटर आदमी जो है उससे उसको कहीं ज्यादा बेहतर करके दिखाया जाता है। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस द मैन बेटर देन एज एक्चुअली दे आर। तो ये उन्होंने बताया। बट शेक्सपियर ने क्या किया, एक बहुत ही बड़ी चीज की है कि शेक्सपियर ने कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों को मिला दिया है, और उन्होंने एक नई चीज बनाई है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजी कॉमेडी। और इसको डिफेंड करते हुए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसमें ना तो कंप्लीटली सफरिंग होती है, ना तो कंप्लीटली मेलनकली होती है, ना तो कंप्लीटली जो है हैप्पीनेस और अचीवमेंट होता है। जो रियल ह्यूमन लाइफ है उसमें जो है, जो ह्यूमन का जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो हमेशा मिक्सचर होती है खुशी और गम का। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक इंसान के जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख हो, तकलीफ ही तकलीफ हो, और एक इंसान के जिंदगी में सिर्फ खुशी ही खुशी हो, क्योंकि जिंदगी जो है वो खुशी और गम दोनों का मिक्सचर है। तो इस चीज के लिए जो है डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर को प्रेस किया है कि ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स करके जो उन्होंने मिक्स किया है ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने ड्रामा को क्या कर दिया है, रियल लाइफ के बहुत ही ज़्यादा करीब कर दिया है। और अनडाउटेडली शेक्सपियर को जो है ह्यूमन लाइफ का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है बहुत ही ज़्यादा था। और कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी जो राइटर है वो शेक्सपियर के पैमाने का नहीं है, एक्सेप्ट दो राइटर्स जो हैं, दैट इज दांते और पेट्रार्क को उनके साथ रैंक किया जाता है। लेकिन उसमें भी कहा जाता है कि जो शेक्सपियर थे उन्होंने वैरायटी में लिखा है, लेकिन दांते और पेट्रार्क ने जो है उन्होंने इतनी वैरायटी में नहीं लिखा है जितनी वैरायटी में शेक्सपियर ने लिखा है। तो ये जो है इन्होंने एक नई ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिला करके जो है उन्होंने एक नई चीज बनाई, दैट इज ट्रेजी कॉमेडी। ठीक है, लेकिन फिर उसको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी और कॉमेडी को जो उन्होंने मिलाया उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि जो कॉमेडी है वो ट्रेजेडी की प्रोग्रेस को इंटरप्ट करती है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा है कि कॉमन लाइफ, शेक्सपियर के टाइम में जो लोग हुआ करते थे या उनसे पहले के जो राइटर्स थे वो जनरली राइट अबाउट क्वींस एंड किंग्स के बारे में ही लिखते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शेक्सपियर ने क्वींस और किंग्स या फिर जो किसी बड़े इंसान के बारे में नहीं लिखा है, बट शेक्सपियर के जो मोस्टली शेक्सपियर ने कॉमन पीपल के लाइफ के बारे में लिखा है, कॉमन पीपल के जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में लिखा है। इसलिए उन्होंने फिर से कहा है कि शेक्सपियर ने उन मुद्दों को उठाया है जो कि इंसान की जिंदगी के बहुत करीब थे, जो कॉमन पीपल के लाइफ के बहुत करीब थे, उन मुद्दों को जो है शेक्सपियर ने उठाया है, और ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अनडाउटेडली शेक्सपियर को जो है प्रैक्टिकल नॉलेज का, ह्यूमन नॉलेज का जो है खजाना था, और इसको जो है, इस खजाने को जो है, इस ट्रेजर को जो है उन्होंने अपने वर्क ऑफ आर्ट में यूज किया है। नाउ मूव टू द सेकेंड स्लाइड। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियरियन वर्क जो है वो क्या है, मिरर ऑफ ह्यूमन लाइफ है। क्यों मिरर ऑफ ह्यूमन लाइफ है? क्योंकि शेक्सपियर वर्क नॉट ओनली कन्फाइंड विद द वन पैशन, उसमें कोई एक पैशन नहीं पाया जाता था। इट कंसिस्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ अ पैशन सच एज एंगर, लस्ट, प्राइड एंड सो ऑन। मतलब उनके वर्क्स जो है ह्यूमन लाइफ के सारे पैशंस को क्या किया है, मतलब डिपिक्ट किया है। ये तो हुई ट्रेजेडी की बात। अब कॉमेडी के बारे में कहते हैं कि कॉमेडी के तो मास्टर्स थे शेक्सपियर। शेक्सपियर ने जो है बिल्कुल ही ऐसी बिल्कुल एफर्टलेस कॉमेडी की है, मतलब उन्होंने बिल्कुल एफर्टलेस कॉमेडी और बहुत ही नेचुरल कॉमेडी की है। जिस तरीके से पेड़ों पे पत्ते नेचुरली आते हैं, ठीक उसी तरीके से जो कॉमेडी उन्होंने लिखी है वो एकदम नेचुरल, उनके कलम से जो कॉमेडीज निकलती थी वो बिल्कुल ही नेचुरल होती थी। और इसकी जो लैंग्वेज होती थी, कॉमेडी की लैंग्वेज ही बहुत ज़्यादा हाई फंडा नहीं होती थी, वो जो है कॉमन मैन की लैंग्वेज में लिखा करते थे। इसलिए जो है वो जिंदगी को और ज़्यादा, जिसकी वजह से उन्होंने जिंदगी को क्या कर दिया, और ज्यादा करीब ला दिया।
अनडाउटेडली जो शेक्सपियर थे वो बिल्कुल ही एफर्टलेस कॉमेडी करते थे। हाँ, ट्रेजेडी को लिखने में वो थोड़ा एफर्ट लगाते थे, मेहनत करते थे, बट कॉमेडीज जो है बिल्कुल नेचुरली आती थी। और एक चीज और थी कि उनकी जो कॉमेडी थी वो टाइम के साथ ड्यूरेबल थी। ऐसा नहीं थी कि उनकी उसको उसको पढ़ने की चाहत या उसको देखने की चाहत जो है टाइम के साथ कम हो रही थी, कहीं भी नहीं। उनकी जो कॉमेडीज थी वो हमेशा टाइम के साथ उसकी प्रोग्रेस बढ़ ही रही थी, कम नहीं हुई थी। एक चीज और उन्होंने कहा है कि शेक्सपियर अनडाउटेडली बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे। उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिली थी, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे राइटर्स को नहीं पढ़ा था, बहुत सारे क्रिटिकल वर्क्स को नहीं पढ़ा था, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं पढ़ा था। इसलिए उन्होंने जो भी लिखा है वो नेचुरल लिखा है। हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। आई डिड माय पीएचडी विद मेरा जो टॉपिक था पीएचडी का डीएच लॉरेंस, तो मैंने डीएच लॉरेंस को बहुत ज़्यादा पढ़ा है, उसको माइन्यूटली पढ़ा है। तो मैं जो भी लिखूंगी या जो मेरी लाइफ होगी या जो मेरी सोच होगी उसमें कहीं ना कहीं डीएच लॉरेंस का या साइको एनालिसिस थियरी का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो। लेकिन शेक्सपियर के साथ था क्या था कि वो कम एजुकेटेड थे, इसलिए उन्होंने बहुत किताबें नहीं पढ़ रखी थी, बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रखा था, इसलिए वो जो भी लिखते थे वो बहुत ही नेचुरल लिखते थे और ओरिजिनल लिखते थे। शेक्सपियर का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये था कि उन्होंने ब्लैंक वर्स को परफेक्ट कर दिया था। ब्लैंक वर्स जिसको अर्ल ऑफ सर्रे ने जो है 1540 में जो है इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था, उसको जो है शेक्सपियर ने परफेक्ट किया। और इसमें कैसे परफेक्ट किया, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ला करके क्या कर दिया, उसको परफेक्ट कर दिया। और इस तरीके से जो उन्होंने क्या कर दिया, ब्लैंक वर्स को जो है प्रोज की लैंग्वेज के बहुत करीब ला दिया। शेक्सपियर और मिल्टन दो ऐसे राइटर थे जिन्होंने ब्लैंक वर्स को परफेक्ट कर दिया। इतनी सारी खूबियां गिनाने के बाद अब जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर के वर्क में कुछ गलतियां भी पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर ने कुछ गलत नहीं किया है, शेक्सपियर के वर्क में कुछ फॉल्ट्स भी पाए जाते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट एरियाज भी पाए जाते हैं। अगर वो उन एरियाज को इम्प्रूव कर देते तो शायद वो और बड़े राइटर होते या फिर उनका वर्क जो है और ज़्यादा महान होता, जितना है उससे कहीं ज़्यादा होता। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा फॉल्ट था, डेथ ऑफ इविलनेस एंड द लैक ऑफ मोरल पर्पस। शेक्सपियर जो है वो कभी भी मोरल पर्पस के लिए नहीं लिखते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेक्सपियर ने जो है कभी भी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कभी नहीं लिखा है। उन्होंने हमेशा एंजॉयमेंट के लिए लिखा है, ऑडियंस को एंजॉय कर देने के लिए लिखा है, एंजॉयमेंट देने के लिए लिखा है। उनके वर्क में हमें कहीं भी मोरल पर्पस देखने को नहीं मिलता है। ओके, इसको हम इसका एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पोर्शिया, वो क्या करती है कि कोर्ट में जाती है, ठीक है, और कोर्ट में भेष बदल करके जाती है और वो ट्रायल के लिए जाती है। लेकिन उस वक्त एलिजाबेथन एज में एक लड़की इस तरह का काम करे, दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड। और इसके पीछे शेक्सपियर ने अपना कोई भी लॉजिक या कोई भी रीजन नहीं छोड़ा है, कोई भी मोरल पर्पस नहीं छोड़ा है। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। वो कभी भी अपने वर्क के साथ पोएटिक जस्टिस नहीं कर पाए। ये शेक्सपियर का एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। दूसरी जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उनके जो प्लॉट होते थे वो बहुत ही लूज होते थे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटेलियन थियरी कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट में, किसी भी खास करके ट्रेजेडी में, प्लॉट जो होता है वो सोल होता है। किसी भी वर्क का जो प्लॉट होता है वो सोल होता है और उसमें एक प्रॉपर बिगिनिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर मिडिल होना चाहिए, एक प्रॉपर एंड होना चाहिए, ठीक है, और वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। लेकिन शेक्सपियर की ये गलती थी कि वो अपने प्लॉट को बहुत ही लूजली कंस्ट्रक्ट करते थे। इसको हम आपको बताते, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझाते हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या हुआ था कि एंटोनियो जो है शाइलॉक से पैसे बोरो करता है ये कह करके कि मेरे जो जहाज हैं वो समुद्र में यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। और बाद में खबर आती है कि सारे के सारे जहाज जो है डूब गए। तो क्या सारे जहाज डूब गए? एक भी जहाज लौट करके नहीं आया। तो इस तरीके से जो है उन्होंने अपने प्लॉट के साथ जो है वो जस्टिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो और दूसरी सबसे बड़ी गलती थी ये कि जो शेक्सपियर जो है अपने अंदर सुधार भी नहीं लाना चाहते थे। गलती हो गई तो हो गई, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कभी भी शेक्सपियर नहीं करते थे। इवन सोचना भी वो पसंद नहीं करते थे, वो लिख देते थे एंड देन ही मूव्स ऑन।
तीसरी सबसे बड़ी गलती उनके प्लॉट की थी कि वो अपने प्लॉट को बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जो है लंबा खींचते थे, जिसकी वजह से जो है कभी-कभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उबाऊ हो जाती थी। इसको एग्ज़ाम्पल से हम समझाते हैं कि हम लोगों में से सबने जो है हैमलेट को पढ़ा है। हैमलेट में क्या होता है कि वो अपने जो उसका एक्शन होता है उसको बार-बार जो है प्रोक्रेस्टिनेट करते रहता है। तो जिस इसी वजह से जो है टीएस एलियट ने इस वर्क को आर्टिस्टिक फेलियर भी कहा है। वो अपने वर्क को मतलब अपना जो उसके चाचा को जो मारने का काम था वो बार-बार उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जाता था। ये चीज़ जो है 1-2 एक्ट तक तो सही लगती है, बट शेक्सपियर ने इसको इतना ज़्यादा खींच दिया है कि ये जो है उबाऊ और भद्दा लगने लगता है। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उनके जो प्लेस के जो स्पीच होते थे वो भी बहुत ही अच्छे नहीं होते थे और ऐसा लगता था समटाइम्स कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक और कूल हो रहे हैं। ठीक है, उनके जो डिक्शन होते थे वो बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड डिक्शन का यूज़ नहीं करते थे, लैंग्वेज भी उनकी स्टैंडर्ड नहीं हुआ करती थी। दूसरी जो एक कैरेक्टर की बात अगर हम करें तो ये एक बहुत बड़ी गलती, मतलब उन्होंने अपने प्लेस में डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोगों के बारे में बताते थे। जैसे कुछ कैरेक्टर्स होते थे जिनके बारे में वो कहते थे कि ही कम फ्रॉम इटली, ही कम फ्रॉम फ्रांस, ही कम फ्रॉम स्कॉटलैंड। ये डिफरेंट डिफरेंट जगह से ये आए हैं, लेकिन उनके स्पीच से, उनके लैंग्वेज से, उनके कॉस्ट्यूम से या फिर उनके स्टाइल से कहीं भी नहीं लगता था कि दैट पर्सन इज फ्रॉम स्कॉटलैंड, दैट एंड दिस पर्सन इज फ्रॉम आयरलैंड और फ्रांस और जर्मनी। ये चीज़ कहीं से भी नहीं लगता था। सिर्फ उनका नाम ही होता था कि ये स्कॉटिश है, ये इंग्लिश है और ये फ्रेंच है। बाकी उनके जो स्पीच होते थे या फिर उनका जो रहने का तरीका होता था, जो बोलने का तरीका था, वो सब का सब जो है वो इंग्लिश ही होता था। तो इस तरीके से वो अपने कैरेक्टर के साथ भी क्या कही है, जस्टिफिकेशन उन्होंने नहीं किया है। उनका स्टाइल जो है मोस्ट ऑफ द टाइम अनग्रामेटिकल हो जाता था और परप्लेक्स हो जाता था। क्यों परप्लेक्स हो जाता था, आई विल डिस्कस इट। क्यों परप्लेक्स हो जाता था, क्योंकि वो जो है शेक्सपियर जो है पन का यूज बहुत ज्यादा करते थे अपने वर्क में, और वो पन के लिए वो पन का इतना ज़्यादा यूज़ करते थे कि वो पन के लिए जो है मोस्ट ऑफ द टाइम रीज़न से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, रीज़न और ट्रुथ से भी वो क्या कर लेते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करते। फॉर एग्जाम्पल किंग लियर में जो है किंग लियर और फूल दोनों ही साथ साथ रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है कि किंग लियर जो है वो फूल की लैंग्वेज बोल रहे हैं और कभी ऐसा लगता था कि फूल जो है वो किंग लियर की लैंग्वेज है। तो ये ऑडियंस के लिए, ये सुनने वाले के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता था कि कौन बोल रहा है। कभी ऐसा लगता था कि जो है किंग लियर बोल रहे हैं और कभी जो है वो फूल बोल रहे हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस में जो है बहुत ज्यादा परप्लेक्स क्रिएट होता था। ठीक है, दूसरा जो है सडन ड्रॉप ऑफ इमोशंस। इमोशंस का जो है उनके प्ले में सडन ड्रॉप हो जाता था। समझो कि अगर कोई बहुत ही सीरियस सीन चल रहा है और उसमें अचानक से क्लॉन आ जाता था और वो जो सीन है वो बिल्कुल ही बदल जाता था, चेंज हो जाता था। तो ये जो है एक उनकी गलती थी कि उनके कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं पाई जाती थी और वो जो है उनके वर्क्स में जो है इमोशन का सडन ड्रॉप हो जाता था। दूसरा जो है, शेक्सपियर कभी भी क्रिटिसिज्म से परेशान नहीं होते थे कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं। वो बस लिखते ही जाते थे, लिखते ही जाते थे और अपनी गलती पे कभी भी ध्यान नहीं देते थे, अपनी गलती को सुधारने की कभी भी कोशिश नहीं करते थे। दूसरा, शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियर एक अच्छे एडिटर नहीं थे। शेक्सपियर जो थे वो एक अच्छे एडिटर नहीं थे, क्योंकि अगर जब हम उनकी कॉमेडीज की लैंग्वेज पढ़ेंगे, कभी कभी कॉमेडीज में क्या होता था ना कि बहुत ही वल्गर टाइप की लैंग्वेज वो यूज कर लेते थे और कुछ चीजें ऐसी थी जिसको एग्जैजरेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, पर उसको जो क्या करते थे वो अननेसेसरी एग्जैजरेट करते थे। ठीक है, जिसको एडिट करने की जरूरत थी, जो शेक्सपियर नहीं करते थे। दूसरा, उनके लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी गलती थी कि कुछ चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर अब फिर से मैं मर्चेंट ऑफ वेनिस का एग्जांपल लेती हूँ कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट सीन है कि जब पोर्शिया बोलती है कि ठीक है तुम उसका 1 पाउंड गोश्त ले लो, पर वो 1 पाउंड ही होना चाहिए और एक कतरा भी खून का नहीं निकलना चाहिए। इस बात को शेक्सपियर ने सिर्फ एक स्टेटमेंट के जरिए बोल दिया, एक सिंगल लाइन में खत्म कर दिया, जबकि ये उस प्ले का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको वो और अच्छे से लिख सकते थे और अच्छे से बता सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो उनके लैंग्वेज के ये फॉल्ट हुआ करते थे जिसको वो एडिट करने की कोशिश नहीं करते थे। कभी कभी चीजें जो है बहुत
ज़्यादा प्लॉट बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता था, उसको वो कट करने की कोशिश नहीं करते थे, इसलिए जो है वो एक अच्छे एडिटर नहीं थे, जिसकी वजह से जो है इनका बहुत सारा वर्क जो है पब्लिश नहीं हो पाया। बहुत सारे पब्लिशर जब उनके वर्क को पब्लिश करने जाते थे तो वो अपने हिसाब से जो है उसमें एडिटिंग कर देते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब स्टेज पे कैरेक्टर जो है किसी एक्ट को परफॉर्म करते थे और जब वो डायलॉग बोलते थे तो वो अपने हिसाब से जो है क्या करते थे, पूरे पूरे डायलॉग्स को क्या कर देते थे, चेंज कर दिया करते थे। तो ये सब जो है एक शेक्सपियर के वर्क में बहुत बड़ा फॉल्ट था, जिसको जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बताया है। सो दीज आर द इम्प्रूवमेंट एरियाज ऑफ Shakespeare, which is discovered by Dr. Samuel Johnson. Now we come to the third phase, that is the unity of time, place और action. Shakespeare ने क्या किया है कि टाइम और प्लेस की जो यूनिटी है उसका वायलेशन किया है, ठीक है। पर इसमें भी जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने उनको डिफेंड किया है। लेट्स डिस्कस। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर ने जो है यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस को फॉलो नहीं किया है, बट उन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया है। बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस दैट व्हाट इज अ यूनिटी ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रूल्स के हिसाब से जो है किसी भी ड्रामा में, चाहे वो खास करके कॉमेडी में जो है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन होना ही चाहिए। यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब होता है कि एक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब होता है कि जो प्लेस है जहाँ पे उस एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है वो एक जगह पे होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं है। अगर वो एक पैलेस में अगर किसी चीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है तो वो ये हो सकता है कि इस कमरे से उस कमरे पे, नीचे फ्लोर से ऊपर फ्लोर पर, या फिर इस पैलेस से उस पैलेस तक जो है बाजू वाले पैलेस पे जा सकते हो। बट ऐसा नहीं कि जो है एक सीन जो है यहाँ हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, और दूसरा सीन जो है वो इंडिया में हो रहा है। एक सीन जो है सो अर्थ पे हो रहा है और दूसरा सीन जो है हमारा स्पेस में हो रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि सीक्वेंस, जो कोई भी चीज जो है उसमें सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दैट इज अ यूनिटी ऑफ एक्शन। तो इन्होंने क्या किया है, शेक्सपियर ने क्या किया है कि यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ टाइम को जो है मेंटेन नहीं किया। इसको डिफेंड करते हुए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि जो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज हैं, शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं उसमें जो है यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस को जो है फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हिस्टोरिकल प्लेस है, तो उसमें यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस ऑफ एक्शन को जो है जस्टिफिकेशन करने की जरूरत है। उसमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड नेचुरलनेस ऑफ कैरेक्टर, और इसको जो है शेक्सपियर ने बहुत ही अच्छे से दिखाया है। अगर दूसरे प्लेस की बात करें तो उसमें जो है शेक्सपियर ने यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस को जो है फॉलो नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ड्रामा में यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस को जो है फॉलो करने से ड्रामा में विश्वास बना रहता है। बट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि जो ऑडियंस ड्रामा को देखने आती है उनको बहुत ही अच्छे से पता है कि जो वो देख रहे हैं वो क्या है, वो एक ड्रामा है, वो एक ड्रामा है, और वो एक ड्रामा है और वो एक एल्यूजन है, और एल्यूजन की जो है क्या है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है, ठीक है। वो और एल्यूजन में कुछ भी हो सकता है, इस बात को जो है बहुत ही अच्छे से शेक्सपियर जानते थे, जिसको जो है उन्होंने अपने वर्क ऑफ आर्ट में पोर्ट्रे किया। फिर वो आगे कहते हैं कि जो ड्रामा होती है अनडाउटेडली वो हमें क्या करती है, आगे की ओर ले जाती है, ठीक है, हमें लाइफ में आगे की ओर बढ़ाती है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि जब हम ड्रामा देखते हैं तो ऑडियंस कभी भी ये नहीं सोचती कि वो जो चीजें हो रही हैं वो सब मेरे साथ ही हो रही है, नहीं, लेकिन ये चीज ऑडियंस जरूर सोचती है कि हमारे साथ भी ये चीजें हो सकती है, ठीक है। इसीलिए कोई भी ट्रेजेडी जो है उसका मेन मकसद क्या होता है कि पिटी और फियर को प्रोड्यूस करना, ताकि जो हमारे इमोशंस हैं वो क्या हो सके, पर्ज हो सके, और इस चीज को जो है शेक्सपियर ने बहुत ही अच्छे से जस्टिफिकेशन दिया है। दूसरा जो है एक इनको इसको बताते हुए जो है वो कहते हैं कि लास्ट में जो है उन्होंने रीडर्स के लिए क्या किया है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने रीडर्स को एडवाइस दिया है कि जो लोग भी शेक्सपियर को पढ़ते हैं उन्हें शेक्सपियर को पूरा पढ़ना चाहिए विदाउट इंटरप्शन, ठीक है। और उसके बाद जो है जो नोट्स और जो क्रिटिकल कमेंट शेक्सपियर के ऊपर दिए गए उसके बाद पढ़ना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, शेक्सपियर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एंजॉय कर सके। आई थिंक अप टू नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। जितने भी डाउट्स होंगे आपको प्रीफेस टू शेक्सपियर को लेकर के वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी इश्यूज हो, प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके हमें लिखिए, हम जो है आपको उसका आंसर देंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।